नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड में आतंक की खेप, खालिस्तानी आतंकियों ने हथियार सप्लाई किए हैं। झारखंड में पंजाब के आतंकियों ने अमन साव गैंग को हथियार सप्लाई किए। झारखंड में हथियार भेजे गए हैं। झारखंड के अमन साव गैंग को हथियार दिए गए हैं। तो आपको झारखंड से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज पंजाब के गिरोह ने झारखंड में हथियार भेजे हैं। आतंकियों के हथियार पहुंचाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह झारखंड के कुख्यात आपराधिक संगठन अमन साव गैंग को भी हथियार सप्लाई करता था और मामले का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई के बाद हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीते दिनों 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये गिरोह गैंगस्टर अमन साव गैंग को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराता था। आपको बता दें कि अमन साव गैंग कोयला साइडिंग से उगाही करता था और उसके तार PLFI से भी जुड़े हैं। रंगदारी वसूली से लेकर अन्य अपराध की घटनाओं में उसका नाम आया था, जिसके बाद पुलिस ने अमन साव को गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो जेल में है। हालांकि जेल के अंदर से भी वो अपने अपराध का साम्राज्य खुलेआम चला रहा है। अमन साव के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी हैं। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए गिरफ्तार अपराधियों में राजेंद्र सिंह बरनाला और बबलू सिंह शामिल हैं। और इस पूरी खबर को लेकर ओम प्रकाश हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्या इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस शामिल हो सकता है? जी, जाहिर तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि खालिस्तान नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये तार जो है वो झारखंड पहुंचा है और झारखंड पुलिस लगातार इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के संपर्क में। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमन साव के मामले में NIA भी लगातार उस पर दबिश बना रही है और लगातार उससे पूछताछ भी कर रही है। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो अमन साव का गिरोह है वो झारखंड में अब जो दहशत का अपना कारोबार है उसे लगातार बढ़ा रहा था और उसी को देखते हुए पिछले दिनों उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद भी NIA ने उसे रिमांड पर लिया था। और आपको ये बताना चाहेंगे कि वो अगर कोयले की बात की जाए, जो झारखंड में कोयला होता है उस पे पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई थी और उसी लड़ाई में अमन साव जो था वो उगाही का काम किया करता था और वहीं से उसने काफी संपत्ति अर्जित की है और उसके लिए उसे हथियारों की जरूरत थी, जो उसे पहले PLFI और फिर खालिस्तान से मुहैया कराई जाती थी। उसके पास AK-47 जैसे हथियार जो अपने आप में बताते हैं कि वो कितना खतरनाक अपराधी था और हर जगह जो गोलीबारी की वारदात हो या फायरिंग की वारदात हो उसके द्वारा अंजाम दी गई है। जेल में रहने के बावजूद, पिछले दिनों भी हमने ये खबर दिखाई थी कि जेल में रहने के बावजूद अमन साव जैसे जो आपराधिक सरगना है वो किस तरह से अपना आपराधिक साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, लगातार उगाही कर रहे हैं, पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए जेल के अंदर रहते हुए भी। तो इस मामले में जिस तरह से मामला सामने आया, तो मामले को लेकर जो झारखंड पुलिस है वो फिलहाल उसके जो दिल्ली पुलिस से इनपुट मिले उसके आधार पर पड़ताल कर रही है और मामले में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमन साव को फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाए, जिससे कि पूरा मामला जो है वो साफ हो पाए। हालांकि वरीय अधिकारी इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल वो साफ तौर से बच रहे हैं और वही इस मामले की, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो पड़ताल में जुटे हुए हैं। जी ओम प्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि कितने वक्त से ये हथियारों की सप्लाई का खेल चल रहा था, क्योंकि क्या ये मुमकिन है कि अगर लंबे वक्त से ये खेल चल रहा था तो झारखंड पुलिस को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि अमन साव गैंग मुख्य रूप से एक नाम सामने आ रहा है? जी, जाहिर तौर पर अगर हथियारों की तस्करी की बात की जाए तो अमन साव को काफ़ी दिनों पहले अगर कहा जाए तो वो लगातार हथियारों का, नए हथियारों का शौकीन था और इसे लेकर जब वो जेल के बाहर था अपने सोशल साइट्स पर भी हथियारों के साथ अपने फोटोज और वीडियोस जो हैं वो शेयर किया करता था और जो बताता है कि उसके साथ जो मॉडर्न हथियार हैं उसके साथ उसका कितना लगाव था।
तो जाहिर तौर पर कहा जाए तो ये पूरा नेक्सस, पुलिस को जो इनपुट मिले थे पिछले दिनों, जो जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद भी पीएलएफआई से उसके तार जुड़े थे, तो पीएलएफआई के द्वारा हथियार तस्करी की बात सामने आई थी। लेकिन अब जब ये खालिस्तान आतंकियों को जो हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह है उसने ये बात कबूली है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और पुलिस फिलहाल इसकी पड़ताल कर रही है कि वो कब इन लोगों से हथियार लेता था और किस तरह से वो इन हथियारों का इस्तेमाल भी अपने गिरोह को और कुनबे को बढ़ाने के लिए किया करता था। ओम प्रकाश, झारखंड पुलिस की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि दिल्ली स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, अब झारखंड पुलिस आगे क्या करेगी? जी, पूरे मामले में फिलहाल झारखंड पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। जो सूत्रों से हवाले से हमारे पास जो जानकारी सामने है उसके अनुसार वो फिलहाल कनेक्शन में है और यहाँ पर जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर मामले में जो तथ्य हैं उसे जोड़ने का काम कर रही है और उन तथ्यों को जोड़ने के बाद जो सत्यता आएगी उसके आधार पर अमन साव को भी रिमांड में लेने की योजना है और उसके रिमांड में लिए जाने के बाद ही पूरी जो पटाक्षेप है इस पूरे मामले का वो सामने आने की उम्मीद है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अमन साव को रिमांड पर लिया जाएगा। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोकारो में एक दारोगा की जान खतरे में है और उसने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल दारोगा दीपक ने लड़की के परिवार की मर्जी के खिलाफ उससे मंदिर में शादी कर ली। हालांकि दारोगा दीपक और उनकी पत्नी रानी दोनों ही बालिग हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दारोगा जी अपने ससुराल वालों के डर से अपने घर हजारीबाग भी नहीं जा पा रहे हैं। उधर लड़की के घर वालों ने दारोगा पर ही लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। वहीं लड़की ने अपने मां बाप पर मारपीट करने और दूसरी जगह शादी के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। दोनों ने परिवार से जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। हम दोनों एक साथ 3 साल से हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक साथ ही रहना चाहते। जबरन कहीं और शादी की प्लानिंग चल रही थी, वो लोग देख भी रहे थे मेरे लिए रिश्ता, जो कि छत्तीसगढ़ था। और जब इसके लिए हम विरोध किए तो वो मारपीट और जान से मारने में उतर गए। सर हम लोग 2.5-3 साल से रिलेशनशिप में थे। इसके पिताजी को ये पहले बोल चुके थे शादी कर ले, तो शादी तो करना ही था लेकिन खिलाफ जाकर नहीं करना। के पास वो लोग घेरा लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम कोर्ट के चारों तरफ वो घेर लगा बैठे हुए हैं कि कभी पहुँचे और कभी भी हम लोग मार सकते हैं। साहिबगंज के बरहेट लैंप्स में धान खरीद में घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल बरहेट लैंप्स में करीब 1200 क्विंटल धान की खरीद का हिसाब नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों का भुगतान रुक गया। डीसी से शिकायत के बाद सदर एसडीओ ने जांच की, जिसमें धान खरीद नहीं करने और फर्जी तरीके से बेचने का खुलासा हुआ है। 1200 क्विंटल धान की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच करने से पता चला कि लगभग कुछ क्विंटल्स की कमी है। उसी की कमी को जब हमने उनसे वेरीफाई कराना चाहा तो चूँकि पैक्स के जो सेक्रेटरी थे वो मौके पर उपलब्ध नहीं थे, उनको फ़ोन करने का प्रयास किया गया लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ रहा। तो उसके बाद हम लोगों ने जो उनका गोडाउन है उस गोडाउन को दंडाधिकारी की उपस्थिति में उसको खुलवाया, उसकी वीडियोग्राफी करवाई। वीडियोग्राफी के पश्चात पाया गया कि जितना जो अवशेष क्विंटल था वहाँ पर था नहीं। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के मंजलाडीह में हैवी ब्लास्टिंग से इलाके में दहशत है। लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं और जमीन के नीचे का पानी सूख रहा है। ग्रामीणों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी नंद किशोर मंडल ने। हम हिरणपुर प्रखंड के मंजलाडीह गांव में है। यहाँ पर जो है सित पहाड़ी गांव पर सैकड़ों की तादाद पर क्रेशर संचालित होता है, क्रेशर चलते हैं और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जितने भी हम यहाँ पर लगभग इस गांव पर 300 घर है और 300 घरों में से लगभग घरों की में दरार पड़ी हुई है। क्या बोलेंगे, खादान तो बहुत रोज से चलता, अभी से नहीं 10 साल से। लेकिन पहले वो लोग खादान में जो है ना तो हुल मारता था तो बहुत छोटा काम करता था, और अभी जो है ना तो 6 इंची का जो है ना तो बोरिंग लगा के जो है तो
गड्ढा करता है, बोरिंग करता है, उसमें जो है तो हुल मारता है, तो घर तो कहते पूरा जमीन मजलाडी को हिलाता है। जो हुल अभी जो लगा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा बोरिंग जैसा उसमें गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद बारूद डाल के उसको हुल देता है, तो पूरा गांव पूरा हिलता है। और उसका बारूद भी लगभग सभी के घरों में उसका स्मेल जा रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। जैसे माचिस का तीली का बारूद होता है ना, सेम वही खुशबू आता है और सभी के घरों में जाता है। और सबके घर लगभग फट चुका है और छत भी फटा हुआ है और दीवार सब भी फटा हुआ है। ऐसा बहुत सारा घर है जिसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। सिद्ध पहाड़ी में बहुत बड़ा बड़ा खदान अभी खुल गया है, तो खदान में जब हुल फूटता है तो इधर तक पूरा ज़मीन हिल जाता है और इसकी वजह से जो है हमारा घर का दीवार भी फट गया है। तो ऐसा अगर रहा हालत तो हमें लगता है कि 1-2 साल में पूरा घर ही गिर जाएगा। खदान में जब ब्लास्टिंग होता है ना, तो हम लोग का यहाँ हड़िया बर्तन दीवार घर पूरा जो है तो हिल जाता है, दीवार भी, छत भी क्रैक हो जाता है, किसी का दीवार क्रैक हुआ है। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर, तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की हालत बेहद खराब हो गई है। गड्ढा खुदा होने के कारण यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है और लंबे समय से इसका निर्माण चल रहा था। लंबे समय से यहां पर नाली का निर्माण चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की हालत नारकीय हो गई है। रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क और नाली की हालत बदतर हो गई है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढा खुदा होने के कारण यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है और लंबे समय से यहां पर नाली का निर्माण चल रहा है। खराब सड़क से कारोबारी और कर्मचारी दोनों ही परेशान हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ यहां के कारोबारियों का ये हाल है कि वो आने जाने में उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि झारखंड में आखिर उद्योग आएगा कैसे, जब राज्य में उद्योग की हालत इतनी खराब है, इतना बेहाल है। और देखिए, उद्योगों में इसकी वजह से सन्नाटा पसरा है। लंबे समय से यहां पर नाली निर्माण का कार्य चल रहा है और कर्मचारी इसकी वजह से, कर्मचारियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कर्मचारी बेहाल हैं इसकी वजह से और सरकार का नजरिया साफ नहीं है। ये उद्योगपति सरकार पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और लाइव पर हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक तरफ झारखंड सरकार, कल ही हेमंत सोरेन ये झारखंड जो इन्वेस्टर्स की समिट थी उसमें शामिल हुए थे और दूसरी तरफ ये जो तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की हालत इतनी नारकीय बनी हुई है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उद्योग की हालत सचमुच झारखंड में इतनी खराब है कि उद्योगपति अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी हालत को सुधारा जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, जो लोग दिल्ली में उम्मीद देख रहे हैं उन लोगों को एक बार रांची में जो तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया है उसको एक बार जाके यहाँ की जो हालत है ज़रूर देखनी चाहिए। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है और 100 एकड़ से ज़्यादा में यहाँ पर 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ एक समय में यहाँ पर हुआ करती थी। वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि स्थिति जो है, जैसे जैसे सरकारी उदासीनता हावी होती गई, 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और 50 फैक्ट्री फ़िलहाल यहाँ पर अभी किसी तरह उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह नाली के लिए सड़कों के आसपास पूरे खोद दी गई है, लोगों का गुजरना मुश्किल है। अभी हमारी बात हो रही थी कि यहाँ पर जिस नाली का जो टेंडर है, जिस कंपनी ने लिया है, दरअसल पंजाब की कंपनी है और वो कंपनी का नाम जेवियर है। वो कंपनी पिछले 2 साल से ज़्यादा समय में तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में नाली का निर्माण कर रही है और अभी तक नाली का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। लोगों का गुजरना मुश्किल है किसी तरह का। यहाँ तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तो हालात कुछ ठीक भी है। अगर थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी आपको दिखलाएंगे कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको वहाँ गुजरना मुश्किल है वहाँ से। और वहाँ पर सवाल है कि जब जो फैक्ट्री में काम हो रहा है वहाँ कारोबारी वहाँ पहुँचेंगे वहाँ तक कैसे, कर्मी कैसे वहाँ तक पहुँचे, काम कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और लंबे समय से ये जो स्थिति है तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की, ये 2 साल से ज़्यादा समय से ऐसी स्थिति है।
और लोगों का साफ करना है कि यहाँ पर अगर आप नए इन्वेस्टर बुला रहे हैं, बिल्कुल बुलाइए, हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री आपकी पहले से झारखंड में, रांची में काम कर रही है, जरा एक नज़र उधर भी डाल लीजिए कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। बुनियादी समस्याएं से अगर जूझेंगे तो नई कंपनियां, नए निवेशक फिर कैसे आएंगे। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने बताया कि 2 साल से इस तरह की नारकीय स्थिति बनी हुई है, तो क्या 2 साल एक लंबा वक्त होता है? अगर स्थिति को सरकार सुधारना चाहे तो ये एक लंबा वक्त होता है, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहती या फिर सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं है? देखिए, सरकारी लफ्ज़ों में ये कभी नहीं होता कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर अनदेखी हो गई तो ध्यान नहीं देना ही आपसे मान लें। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जब भी हम ऐसी तस्वीरों को दिखाते हैं, तस्वीरें खुद बयां कर देती हैं कि हम चीज़ों को लेकर कितने जागरूक हैं और कितने गंभीर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड एक जो है, हम लोग उसको कोल के नाम पर जानते हैं, माइंस के नाम पर जानते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री यहाँ बैठी है, जब भी आप रांची राजधानी की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो पुदाना इंडस्ट्रियल एरिया का नाम सबसे ऊपर आता है, चूँकि सारी इंडस्ट्री कमोबेश यहीं पर है। और यहाँ एक कह सकते हैं कि राजधानी वैसे भी इंडस्ट्री का आईना होती है, कारोबारी एम्बेसडर होते हैं उसके। अगर कोई नए निवेशक आते हैं तो पुराने लोगों से पूछते हैं कि भाई आपका हाल समाचार ठीक है, आप जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिनके हाथ खुद अपने जले हों वो दूसरों को हाथ जलाने की सलाह क्यों देंगे। सबसे बड़ी बात एक ये भी है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर नए निवेशक आते हैं, नीतियाँ थोड़ी सी चेंज होती है, सरकार अगर उस ओर ध्यान देती है कि जो समस्याएं, महंगी बिजली हो गई, लैंड की समस्या हो गई, लैंड बैंक किस तरीके से काम नहीं कर रहा, सिंगल विंडो सिस्टम किस तरीके से फेल साबित हो चुका है, तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इन तमाम चीज़ों को सुधारेंगे तभी नए निवेशक आएंगे। पुराने लोग तो इससे जूझ रहे हैं, नए को फिर आप जूझने के लिए बुला रहे हैं। तो समस्या फिलहाल यही है। और जो भी कारोबारी यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बताते बताते खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं कि भाई हम कितने दिन और सर्वाइव कर पाएंगे ऐसी हालत में। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। सिमडेगा में बीजेपी के संगठन प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने कोलेबिरा विधायक नम्न विक्सल कुंगाड़ी पर भारतमाला सड़क परियोजना में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और कहा कि ये परियोजना किसी के रोकने से नहीं रुकेगी और हर हाल में पूरी होगी। उन्होंने कुंगाड़ी को आदिवासियों को गुमराह करने की राजनीति छोड़ने और विकास की राजनीति करने की नसीहत दी है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, मैं ये कहूँगा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जनता जनप्रतिनिधि बनाती है विकास के लिए, विनाश के लिए नहीं बनाती है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि विनाश के लिए बनते हैं, केवल आदिवासी और मूलवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। केंद्र सरकार इस पर एकदम हर स्तर के प्रयास करेगा। और यहाँ के जो डीसी हैं, बहुत अच्छे डीसी हैं, समझदार डीसी हैं, उनको इस बात को मालूम है कि रोड बनने से क्या घाटा और क्या फायदा होने वाला है। सिमडेगा सदर अस्पताल से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से महिला को कोरोना वैक्सीन का अलग अलग टीका लगा दिया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुषमा की बड़ी बहन अनीमा कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लेने सदर अस्पताल पहुंची थी और दूसरे डोज में कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड दे दिया गया। इधर नर्स ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में जो था वही वैक्सीन लगाया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन करने वाला भी खुद को बचाने में लगा हुआ है। कोवैक्सीन मतलब टीकाकरण के लिए आई हुई थी और मुझे जैसे कोवैक्सीन का टीका पहले मिला था और अभी कोविशील्ड मिल गया, तो गलती तो इन्हीं लोग का है क्योंकि मैं बाद में जानी जब मुझे दर्द होने लगा। तो मैं इसके बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि जब मैं तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दी, जब दर्द होने के बाद मुझे पता चला इसको, लेकिन अगला कोई के साथ में भी ऐसा ना हो। कोविशील्ड लिख के आएगा तो हम कोविशील्ड ही देंगे। अब मेरे पास तो पेपर कोविशील्ड का है। तो इसको पहले कोवैक्सीन पड़ा था और फिर कोविशील्ड पड़ा, ये कैसे, गलती कहाँ से हुई? रजिस्ट्रेशन होकर के जो मेरे पास आया और हमारे रजिस्टर में एंट्री हुआ, उसके बाद हमने दिया। जो देखे वहाँ पर कोविशील्ड लिखा हुआ है उसी को हम दिए। तो इसमें रजिस्ट्रेशन वाले की गलती है? हाँ, इसमें तो एकदम सरासर रजिस्ट्रेशन वाले की गलती है। और चलिए अब